प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 के पाठ नंबर 9 मैडम क्यूरी का पठन पाठन करते हैं। एक समय था जब भारतीय स्त्रियों के समान पश्चिमी देशों में भी स्त्रियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार न था। बड़े बड़े विद्यालयों के द्वार स्त्रियों के लिए बंद, परंतु समय पाकर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अनेक स्त्रियों ने भरसक प्रयत्न किए, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के समान उच्च शिक्षा का अधिकार मिल सके। यूरोप में जिन महिलाओं ने ऐसे प्रयत्न किए, उसमें मैडम क्यूरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो बच्चों, मैडम क्यूरी जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं, जिन्होंने साइंस में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। रेडियो एक्टिविटी में इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। 11 वर्ष की एक बालिका जिसकी मां का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया है, अपने पिता की प्रयोगशाला में विभिन्न यंत्रों को बड़े ध्यान से देख रही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि मैडम क्यूरी की उम्र कितनी है? 11 वर्ष है। उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है और उनके पिताजी वैज्ञानिक हैं, तभी तो वो प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं। ढीला सा गाउन पहने, कंधे पर तौलिया लटकाए यह बालिका एक एक यंत्र को झाड़ पोंछ कर यथास्थान सजाने से पूर्व उनका ध्यान पूर्वक निरीक्षण कर रही है। तो वो क्या कर रही थी? वो एक एक यंत्र को अच्छे से साफ करके रख रही थी और उसका निरीक्षण भी कर रही थी। उनके पिता कनखियों ने यह सब कुछ देखकर हर्ष और विषाद से भर गए हैं। उसी समय एक जिप्सी बुढ़िया इस बालिका का हाथ देखकर कह रही है, तुम्हारे हाथ में अच्छी रेखाएं हैं। तो जिप्सी जो बुढ़िया थी उसने उनका हाथ देखा और कहा कि तुम्हारा हाथ में तो बहुत अच्छी रेखाएं हैं। एक दिन तुम बहुत प्रसिद्ध होगी। भविष्य में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने वाली इस बालिका के लिए सबसे बड़ी अवैज्ञानिक बात थी, किंतु यह सच निकली। तो उनको कभी भी ये नहीं था कि वो एक वैज्ञानिक बनेगी, क्योंकि उस समय में तो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया ही नहीं जाता था। यह बालिका थी मैडम क्यूरी, जिसने रेडियम के आश्चर्यजनक आविष्कार तथा उसकी चिकित्सा संबंधित खोज द्वारा न केवल दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बल्कि संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नारियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम को मेडिकल साइंस में नाम दिलाया कि इससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में हुआ था। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोडोवास्का था। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब वो एक गरीब परिवार की लड़की थी। उनके पिता यद्यपि अध्यापन कार्य करते थे, किंतु जारशाही के अत्याचार से अपने देश को मुक्त कराने की इच्छा रखने वाले पोलिश क्रांतिकारियों से उनकी सहानुभूति थी, जिससे वे नौकरी से हाथ धो बैठे। तो इसलिए क्योंकि वहां पर पोलैंड में युद्ध हो रहा था, तो वहां पर क्या था कि उनकी नौकरी जो है वो चली गई। धीरे धीरे यह स्थिति आ गई कि अपने 4 बच्चों के लिए खाना कपड़ा जुटाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। मारिया बाल्यावस्था से ही अपने भाई बहनों की उपेक्षा असाधारण व्यक्तित्व वाली थी। 4 वर्ष की अवस्था में वह धारा प्रवाह पढ़ लेती थी, मतलब कि वो बिना रुके ही पढ़ लेती थी। 1878 में उनकी माता का देहांत हो गया। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण उसे माता का अभाव बहुत फैला, किंतु अपने पिता के साथ वह धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रयोगों में भी रुचि लेने लगी। तो क्या था कि वो सबसे छोटी थी घर में और अपने पिता के साथ वैज्ञानिक उपकरणों को देखती रहती थी। दोपहर के बाद स्कूल से लौटकर अपने पिता के साथ प्रयोगशाला में चली जाती और नवीन प्रयोगों का ध्यान से देखती। पिता ने पहले तो उनकी बढ़ती अभिरुचि को केवल बाल उत्सुकता की संज्ञा दी, किंतु बाद में मारिया की लगन देखकर उसे नियमित रूप से वे विज्ञान की शिक्षा देने लगे। तो पहले तो उन्हें लगा था कि उसको सिर्फ थोड़ी सी इच्छा ही है इन उपकरणों के बारे में जानने की, लेकिन जब उन्हें देखा कि ये उसमें शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्होंने उसको उसके बारे में शिक्षा दी। सन 1888 में उसने हाई स्कूल की परीक्षा में अपूर्व सफलता प्राप्त की, जिसके कारण उसे गोल्ड मेडल मिला। परीक्षा के बाद पिता ने सोचा कहीं अत्यधिक परिश्रम से यह भी मां की तरह बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वे 1 साल की छुट्टी मनाने के लिए गांव भेज दिया गया। इस अवधि में ही उसे खेतों में घूमने, खेलने, नाचने गाने का अवसर मिला। उसके बाद का जीवन तो तपस्या की एक कहानी है।
वह विद्यालय में विज्ञान की ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। जब उससे प्रवेश के लिए प्रार्थना की तो अधिकारी उसकी बात पर हंस पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में लड़कियां ज्यादा पढ़ लिखती नहीं थी और बोले, विज्ञान स्त्रियों के लिए नहीं है, तुम तो खाना वाना बनाना सीखो। तो उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई। कहा गया कि तुम तो सिर्फ खाना वाना बनाओ, यदि तुम चाहो तो अपना नाम पाक शास्त्र की कक्षा में लिखा सकती हो। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम खाना बनाने वाले शास्त्र में अपना नाम लिखवा लो। मारिया निराश नहीं हुई। वह एक वकील के यहाँ पढ़ने का कार्य करने लगी। वस्तुतः वह धनोपार्जन करके अपनी बड़ी बहन की सहायता करना चाहती थी, जो पेरिस में मेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने गई थी। बहन की शिक्षा समाप्त होने के बाद मारिया ने भी पेरिस जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार किया। वह सन 1891 में पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां उसने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और अपना नाम मैरी स्क्लादोवास्का लिखवाया। तभी से वह मैरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैरी प्रारंभ में तो अपनी बहन के यहाँ रही, किंतु बाद में उसने विश्वविद्यालय के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। अध्यापक और सहपाठी मैरी में रुचि लेने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस थी और उसके बाद की जानकारी पाने के इच्छुक थी। परंतु मैरी थी कि सदैव प्रथम पंक्ति में बैठती और लेक्चर समाप्त होते ही छाया की तरह गायब हो जाती। अल्पभाषिणी मतलब कम बोलने वाली, और कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि वाली मैरी उन दिनों बिल्कुल एक तपस्वी की तरह जीवन बिताती थी। सन 1893 में उन्होंने भौतिक विज्ञान में एमएससी की परीक्षा दी और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगले ही वर्ष उसने गणित विषय लेकर परीक्षा दी और द्वितीय रही। इन्हीं दिनों उनके एक मित्र कोवलस्की ने पेरिस के सुप्रसिद्ध डॉक्टर के पुत्र पियरो क्यूरी से उनकी भेंट कराई। पियरो क्यूरी भी मैरी की तरह विज्ञान को समर्पित थे। वह हर समय वैज्ञानिक खोजों में लगा रहता था। स्त्री के लिए उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वह हर समय वैज्ञानिक खोजों में लगा रहता था। स्त्री के लिए उसके जीवन में कोई स्थान न था। ऐसे लगनशील व्यक्ति के साथ मैरी जैसे धनी युवती की भेंट जानबूझकर कराई गई थी और यह भेंट ऐतिहासिक प्रमाणित हुई। सन 1895 में 36 वर्षीय पियरो क्यूरी और 28 वर्षीय मैरी विवाह सूत्र में बंधकर एक पद के पथिक बन गए। मतलब दोनों के दोनों ही विज्ञान के पथ पर अग्रसर थे। मैरी ने अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाया, पति के अनुसंधान कार्य में हाथ भी बटाया और घर भी संभाला। 12 दिसंबर 1997 को मैडम क्यूरी ने एक बालिका आयरीन को जन्म दिया। उसने भविष्य में नोबेल पुरस्कार मिला। उन दिनों फ्रांस में विज्ञान के नए युग का प्रारंभ हो चुका था। एक्सरे का आविष्कार हो चुका था। तो बच्चों आप देख सकते हो कि एक्सरे का आविष्कार कितना पहले हो गया था और लगभग इसी समय यूरेनियम की भी खोज कर ली गई थी। यह सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम से युक्त पदार्थों को काले कागज में लपेट देने पर भी वह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की किरणों के प्रभाव का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो यूरेनियम को पढ़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि उसकी क्या क्या खूबियां हैं, वो किस किस काम में लिया जा सकता है। यद्यपि पीएचडी की डिग्री मैडम क्यूरी को लेनी थी, परंतु पति पत्नी दोनों ही इस अनुसंधान में जुट गए। प्रयोग के दौरान उन्होंने पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ में 2 रश्मि विकिरण तत्वों का पता लगाया, जिसमें से एक का नाम उन्होंने अपनी जन्मभूमि के नाम पर पोलोनियम रखा। तो उन्होंने पिच ब्लेंडे नाम के पदार्थ के बारे में अध्ययन किया और पता लगाया कि उसके अंदर 2 रश्मि विकिरण मतलब लाइट को स्प्लिट करने वाले सब्सटेंसेस, और उसमें से एक का नाम उन्होंने क्या रखा? पोलोनियम। 5 महीने बाद दिसंबर 1898 में रेडियम नामक दूसरा तत्व भी ढूंढ लिया गया। तो बच्चों चाहे ये रेडियम हो चाहे ये यूरेनियम हो, ये कैसे पदार्थ होते हैं? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियम की व्याख्या करते हुए मैडम क्यूरी ने कहा था, ये वास्तव में एक अद्भुत पदार्थ है, निरंतर रश्मि विकिरण करने वाला पदार्थ, यानी कि ये बार बार लाइट को जो है ब्रेक करता रहता है। रेडियम शक्ति का स्रोत है। तो इससे बहुत सारी शक्ति का निर्माण होता है, एनर्जी जो है वो निकलती है इससे। रेडियम से सदैव एक प्रकार की नीली रोशनी निकलती रहती है। तो रेडियम एक ऐसा पदार्थ था जिसमें से सदैव नीले रंग की रोशनी निकलती है। इसकी किरणों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि ये मोटी मोटी धातु की चादरों को भी छेद कर बाहर निकल जाती है। तो बच्चों मैंने आपको जैसे बताया कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है
और क्या होता था कि मोटी मोटी अगर आप धातु की परतें भी लेते हो, चादरें लेते हो ना, उसमें से भी इसकी जो किरणें हैं वो निकल जाती थी। साथ ही ये इतना खतरनाक भी होती हैं कि मनुष्य के शरीर में यदि इसका एक कण भी चला जाए तो ये शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करके मनुष्य को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकती हैं। तो इसका जो रेडिएशन होता है ना, ये इतना खतरनाक होता है कि अगर मनुष्य की शरीर में से इसके एक कण भी निकलता है तो ये क्या कर सकता है, मनुष्य के जीवन का अंत कर सकता है। रेडियम के लघुतम कण को भी 18 इंच मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता था, क्योंकि ये धातु की चादरों को आसानी से पार कर सकता है। रेडियम का सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के लिए किया गया। कैंसर के रोग के लिए यह बहुत लाभदायक होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि आपको पता है ये क्या करता है, इसका जो रेडिएशन होता है वो कैंसर के कणों को मार देता है। जो कोशिकाओं में कैंसर हो जाता है उन कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। इस रोग में पाई जाने वाली कैंसर कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। रेडियम नामक नवीन तत्व के अनुसंधान से क्यूरी दंपति की ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई। तो एक नए पदार्थ का उन्होंने ढूंढ निकाला था जिसका चिकित्सा में बहुत महत्व था, इसीलिए उनकी जो ख्याति थी वो चरम सीमा पर, मतलब सबसे ऊपर पहुंच गई थी। मैडम क्यूरी ने को न केवल पीएचडी की डिग्री दी गई, अपितु सन 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इस काम के लिए उन्होंने एक तो पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली थी और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो जो रेडियम में रुचि बढ़ती गई और कैंसर रोग के उपचार के लिए इसका महत्व निर्देशित किया गया, त्यों त्यों इसके मूल्य में वृद्धि होती गई। परंतु क्यूरी दंपति ने अपने आविष्कार को पेटेंट नहीं कराया। वे ऐसा करना विज्ञान की आत्मा के विरुद्ध समझते थे। दुर्भाग्यवश क्यूरी दंपति की गृहस्थी का सुख अधिक समय तक स्थिर न रहा। 19 अप्रैल 1906 को जब पायरे सड़क पार कर रहे थे तब उनकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई और परिणाम स्वरूप सिर फट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पति जो हैं वो मृत्यु के ग्रास हो गए। पति की मृत्यु से मैरी को बहुत आघात पहुंचा, मतलब चोट पहुंची और वे बहुत दुखी रहने लगी। प्योरे क्यूरी की मृत्यु के पश्चात मैडम क्यूरी को पति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। फ्रांस के इतिहास में वे प्रथम स्त्री थी जिन्हें विज्ञान अकादमी का सदस्य एवं सोखो में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक स्त्री को इतना सम्मान मिल रहा था। 1908 में उन्हें सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया। सन 1910 में मैडम क्यूरी ने रश्मि विकिरण यानी कि लाइट, और विकिरण मतलब उसको विभाजित करने वाली, के संबंध में लगभग 1000 पृष्ठों का विस्तृत और सुस्पष्ट एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया, जिसमें उन्होंने एक छोटी छोटी उसकी महत्वपूर्ण बातें उसके अंदर लिखी थी। इस उपलक्ष्य में सन 1911 में उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप ये देख सकते हो कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी प्रथम स्त्री थी जिन्हें 1 से अधिक नोबेल पुरस्कार मिले, किंतु उन्हें अपनी योग्यता पर तनिक भी गर्व ना हुआ। उनका कहना था व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। तो परिस्थितियां आप देख सकते हो बच्चों, उनके लिए अनुकूल ना थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, घर का भी उन्हें ही देखना था और उसके बाद बाहर के काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाले। मैडम क्यूरी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय पेरिस में ही रहकर देश सेवा करने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया और चिकित्सा के समस्त साधन जुटाए। लड़ाई समाप्त होने तक उन्होंने फ्रांस की सेना में लगभग 220 एक्सरे विभाग स्थापित कर दिए थे, ताकि जो घायल सैनिक है उनको आराम से उपचार प्रदान किया जा सके, जिसमें लगभग 1 करोड़ घायल सैनिकों की चिकित्सा की गई थी। इस सेवा के लिए उन्हें अमेरिका द्वारा 1 ग्राम रेडियम भेंट किया गया। युद्ध समाप्त होने पर मैडम क्यूरी पुनः अनुसंधान कार्य में रत हो गई मतलब लीन हो गई, किंतु पति की मृत्यु और युद्ध में भीषण दृश्यों से वे अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। दिन रात रेडियम के संपर्क में रहने से उनकी हाथ और आंखें खराब हो गई थी, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उनकी आंखें और उनके हाथ जो है वो खराब हो गए थे। ऑपरेशन होने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई। इस समय उन्हें भयंकर अनेमिया हो गया। तो ऑपरेशन के बाद उन्हें अनेमिया हो गया। अनेमिया बच्चों एक रक्त संबंधी बीमारी होती है। और 4 जुलाई 1934 को वे संसार को छोड़कर चली गई, तो उनकी भी मृत्यु हो गई।
मैडम क्यूरी ने अपना संपूर्ण जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मानव कल्याण के कार्यों में समर्पित कर दिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि उनके जैसी कार्य शक्ति, पवित्रता, वास्तुपरक दृष्टि और तटस्थ निर्णयशील निश्चय ही बहुत कम लोगों में होती है। वे प्रत्येक पल यह अनुभव करती थी कि वे समाज की सेविका हैं। तो उनके उपलक्ष्य में आइंस्टीन ने बहुत ही अच्छी बातें लिखी थी। तो बच्चों, ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ संकलित किया गया है। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, कनखियों से देखना, छिप कर देखना, विषाद यानी दुख, दयनीय यानी दया करने योग्य, हाथ धो बैठना, खो देना, धारा प्रवाह बिना रुके, अभिरुचि यानी कि इच्छा, बाल औत्सुक्य बच्चों की उत्सुकता, पाक शास्त्र यानी भोजन बनाने की विधि बताने वाला शास्त्र, चरम सीमा यानी अंतिम सीमा, आघात का अर्थ होता है धक्का, विस्तृत यानी फैला हुआ, एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्व का कोश, एनीमिया रक्तअल्पता यानी खून की कमी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम क्या था? तो अब आप सब जानते हैं कि उनका बचपन का नाम मारिया था। मैडम क्यूरी के पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था पायरे क्यूरी। मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पोलैंड में हुआ था। मैडम क्यूरी की पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम इरविन था। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला? इन्हें 2 बार पुरस्कार मिला। सही विकल्प पर निशान लगाएं। मेरी की हस्तरेखाएं देखी, किसने देखी थी? एक जिप्सी बुढ़िया ने। मैरी की माता का देहांत कब हुआ था? उनकी माता का देहांत 1878 में हुआ था। मैरी ने भौतिक विज्ञान में एमएससी की परीक्षा पास कब करी थी? उन्होंने इसकी परीक्षा पास करी थी 1891 में। लघुतम रेडियम कण को रखा जाता था, किसमें रखा जाता था? 18 इंच मोटे शीशे में। सही विकल्प पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। मैडम क्यूरी का जन्म भारत में हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत, पोलैंड में हुआ था। मैडम क्यूरी के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था? नहीं, उनकी माता का देहांत हुआ था। प्योरे कार्डे मेरी के पिता के मित्र का लड़का था? नहीं। प्योरे कार्डे की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी? बिल्कुल सही है। मैडम क्यूरी अपनी अंतिम अवस्था में नेत्रहीन हो गई थी? ये भी बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। क्यूरी दंपति ने आविष्कारों को पेटेंट नहीं कराया क्योंकि वे मानते थे कि यह विज्ञान के लिए खराब चीज है। मैडम क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि वे अपने अनुसंधान में हमेशा रत रहती थीं। इसी प्रकार बच्चों, बाकी के भाग आप अपने आप से करेंगे पूर्ण। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। भविष्य में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने वाली इस बालिका के लिए सबसे बड़ी अवैज्ञानिक बात थी। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि उस समय में पोलैंड में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लेकिन मैडम क्यूरी ने अपने खुद पढ़ाई करी, इतनी ज्यादा पढ़ाई करी कि वे एक वैज्ञानिक के रूप में बनी और ये बात वहां के लोगों के लिए बिल्कुल असामान्य थी। विज्ञान स्त्रियों के लिए नहीं है। तुम तो खाना बनाना सीखो। यदि तुम चाहो तो अपना नाम पाक शास्त्र की कक्षा में लिख सकती हो। तो ये उन्हें वहां के प्रोफेसर ने कहा था कि उनके लिए विज्ञान नहीं बना है, उन्हें तो अपना नाम खाना बनाने वाली कला के लिए ही देना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जिप्सी बुढ़िया ने बालिका के विषय में क्या भविष्यवाणी करी थी? उसने यह भविष्यवाणी करी थी कि भविष्य में जाकर यह लड़की बहुत नाम कमाएगी। वह कैसे सच हुआ? वह ऐसे सच हुआ कि मैडम क्यूरी ने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान किए जिससे कि वे विश्व प्रख्यात हो गईं। मैडम क्यूरी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो उनका जन्म पोलैंड में हुआ था। इनका बचपन कैसे बीता? इनका बचपन बिना माता के बीता, गरीबी में बीता, जहां पर खाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। मैडम क्यूरी का विवाह किसके साथ हुआ? उनका विवाह पायरे कार्डिन के साथ हुआ। वे अपने पति के साथ किन अनुसंधान कार्यों में लगी रहीं? वे वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगी रहीं। उन्होंने यूरेनियम की खोज करी, रेडियम की खोज करी और उसका चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या महत्व हो सकता है, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।